कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अरोड़ा इंडस्ट्रीज। रूहानी अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। जिस शख्स ने उसे पीछे खींचा था वो कोई और नहीं, एहसास ही था। रूहानी सीधा एहसास के सीने से जा लगी। उसके दोनों हाथ एहसास के सीने पर आ गए थे और वो हैरानी से एहसास को देख रही थी, जबकि एहसास का चेहरा भी उस पर झुका हुआ था। उसका दूसरा हाथ रूहानी की कमर पर था। रूहानी और एहसास दोनों की सांसें बेहद गहरी चल रही थी और एक दूसरे से टकरा रही थी। तभी रूहानी एकदम से बोली, आप यहाँ पर क्यों आए? आप अगर मेरी शर्ट देने आए हैं तो आपको यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। अगर आपको किसी ने देख लिया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर एहसास गुस्से से बोला, क्या तुम्हारे लिए ये जॉब तुमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके सवाल पर रूहानी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। अब एहसास ने उसकी कमर पर अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, चोट लगी है ना तुम्हें? रूहानी शॉक्ड रह गई। एहसास ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। रूहानी को एक करंट सा महसूस हुआ। वो जल्दी से बोली, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एहसास ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर अब तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा, चुपचाप चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने रूहानी का दूसरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ चलने लगा। रूहानी दंग रह गई। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वैसे भी कोहराम मचा हुआ था। जब वहाँ पर सबको पता चला कि एहसास डिपार्टमेंट में आया हुआ है तो सब लोग हैरान थे, और अब जब उन्होंने एहसास को इस तरह से रूहानी को ले जाते हुए देखा तो सब और भी ज़्यादा हैरान रह गए। रूहानी एहसास को देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर अभी इसी वक्त आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसकी धमकी सुनकर एहसास के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने पलटकर रूहानी की तरफ देखा और फिर बेहद सख्त लहजे में बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तो तुम सोच भी नहीं सकती रूहानी। फ़िलहाल मैं जैसे हैंडल कर रहा हूँ करने दो। अगर मुझे गुस्सा आया तो ना तुम मुझे हैंडल कर पाओगी और ना ही मेरे गुस्से को। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। रूहानी एक बार फिर बस उसकी तरफ देखती रह गई। एहसास की बातों से अब वो डर गई थी, इसलिए धीमे से बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम मेरे ऑफिस में हैं। अगर आप मुझे यूं यहाँ से लेकर जाएंगे तो मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए ये जॉब सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक वे दोनों लिफ्ट में पहुंच चुके थे और अब लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर खुली। रूहानी हैरान रह गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उसके पास का केबिन है। अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। एहसास उसे लेकर सीधा अपने केबिन में आया। रूहानी अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अगले ही पल एहसास उसे लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद सामने बने हुए कैबिनेट की तरफ गया। रूहानी अपनी जगह पर बैठी थर थर काँप रही थी। वो सामने सीईओ की चेयर की तरफ देख रही थी, जहाँ पर फिलहाल कोई बैठा नहीं था। वहाँ पर कोई बैठता भी कैसे? उस पर बैठने वाला इंसान खुद रूहानी के लिए बेचैन हुए जा रहा था। एहसास कैबिनेट से मेडिकल बॉक्स लेकर रूहानी के पास आया और उसके सामने बैठ गया। रूहानी बस उसकी तरफ देखती रह गई। एहसास ने एक बार फिर से उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया तो रूहानी का दिल धक सा रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर एहसास के हाथों पर गिरे। एहसास ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। अब वो खुद भी खुद पर हैरान रह गया था कि वो किस तरह से रूहानी के साथ पेश आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, आज तुमने जिस औरत के मंगलसूत्र के लिए अपने हाथ पर चोट लगवाई थी वो मेरी मॉम है
और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो तुम्हें कोई इस जॉब से नहीं निकालेगा क्योंकि इस कंपनी का ओनर मैं हूँ। उसकी बात सुनकर रूहानी बस एहसास की तरफ देखती रह गई। एहसास उसे देखते हुए बोला, अब तुम कुछ नहीं कहोगी, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, चुपचाप मुझे अपने हाथ की ड्रेसिंग करने दो, वरना मैं तुम्हें जॉब से बाहर तो नहीं निकालूंगा लेकिन तुम्हारी सैलरी कट कर लूँगा। उसकी बात सुनकर रूहानी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और अपनी दूसरी हाथ की उंगली अपने होठों पर रख दी। उसकी इस हरकत पर एहसास की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और राहुल अंदर की तरफ आया, लेकिन जब उसने एहसास और रूहानी को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही एहसास गुस्से से बोला, आउट। उसका गुस्सा देखकर रूहानी अपनी जगह पर बैठी बैठी कांप गई। वो पलटकर पीछे की तरफ देखने लगी और अगले ही पल राहुल वहां से गायब हो गया। एहसास ने उसके हाथ पर अच्छे से दवा लगाई और फिर उस पर पट्टी बांधी, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला था क्योंकि चाकू बहुत ज़्यादा गहरा लगा था और वैसे भी इन्फेक्शन ना फैल जाए इसलिए रूहानी को इंजेक्शन लगाना ही था। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन रूहानी अपनी जगह पर बैठी रही। उसने बस अपना सिरनामे हिला दिया। एहसास गुस्से से बोला, मैंने कहा उठो यहाँ से, मेरे साथ चलो। रूहानी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एहसास उसे देखते हुए बोला, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना होगा और डॉक्टर से एग्जामिन भी करवाना होगा कि चोट कितनी गहरी है। दवा तो मैंने लगा दी है लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट एड है, अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो तुम्हें करवाना होगा। उसकी बात सुनकर भी रूहानी अपनी जगह से नहीं उठी। उसने अभी भी अपने होठों पर उंगली रखी हुई थी। अब जाकर एहसास को समझ आया कि रूहानी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, नहीं काटूंगा मैं तुम्हारी सैलरी, बताओ क्या कहना चाहती हो। रूहानी धीमे और बेहद मासूमियत से बोली, मैं ठीक हूँ सर, और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर एहसास गुस्से से बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर आगे बोली तो सैलरी फिर से कट होगी और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो जॉब से निकाल दी जाओगी। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर रूहानी उसकी तरफ देखती रह गई और फिर कुछ पल बाद चुपचाप अपनी जगह से उठ गई। एहसास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई क्योंकि इतना तो वो समझ गया था कि उसे रूहानी से अगर कुछ करवाना है तो कैसे करवाना है। रूहानी के साथ एहसास लिफ्ट से नीचे की तरफ आया और फिर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पूरे रास्ते रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही अपने होठों पर उंगली रखकर बैठी रही। ड्राइव करते हुए एहसास की नज़रें बार बार रूहानी पर जा रही थी और उसकी मासूमियत देखकर उसे कुछ कुछ हो रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट में वे लोग हॉस्पिटल पहुँचे। एहसास गाड़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर रुक कर रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, अपने होठों से उंगली हटा सकती हो तुम। उसके कहने पर रूहानी ने तुरंत अपने होठों से उंगली हटा ली। एहसास रूहानी को लेकर अंदर की तरफ आया और फिर सीधे डॉक्टर के केबिन में चला गया। उसने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था कि वो आ रहा है क्योंकि डॉक्टर अरोड़ा फैमिली के फैमिली डॉक्टर थे। अरोड़ा फैमिली की तरफ से हॉस्पिटल को बहुत सारा फंड दिया जाता था, तो इस वक्त डॉक्टर की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ रूहानी थी। डॉक्टर ने रूहानी के हाथ से पट्टी हटाई और उसकी चोट को अच्छे से चेक किया। बाकी सब ठीक था, लेकिन इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने एहसास की तरफ देखते हुए कहा, ड्रेसिंग दोबारा करनी होगी और इंजेक्शन भी ज़रूरी है। स्टिचेस की खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें ध्यान रखना होगा कि इनका हाथ पानी में ना जाए और ये अपने इस हाथ से कोई काम ना करें। एहसास डॉक्टर की बातें सुनते हुए चुपचाप रूहानी को देख रहा था जो सर झुकाकर बैठी थी। वो जल्दी से बोला, ठीक है, आप इंजेक्शन लगा दीजिए। एहसास की बात सुनकर डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने पहले ड्रेसिंग की और फिर 2 इंजेक्शन लेकर आई। रूहानी अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन देखे उसने मासूमियत भरी नज़रों से एहसास की तरफ देखा। एहसास को भी जैसे इसी पल का इंतज़ार था।
रूहानी की आंखों में डर और शिकायत दोनों झलक रही थी। एहसास उसके पास आया और बोला, इंजेक्शन से डर लगता है? रूहानी मासूमियत से बोली, अगर हाँ कहूँगी तो सैलरी तो नहीं काटोगे ना? एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं काटूंगा, लेकिन ये इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाने ही पड़ेंगे। अगर तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो फिर सैलरी ज़रूर कटेगी। रूहानी के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार किया और रूहानी की कलाई पर लगाया। जैसे ही सुई उसकी कलाई पर लगी, रूहानी ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एहसास ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे इंजेक्शन का दर्द उसे हो रहा हो। उसकी उंगलियां रूहानी की उंगलियों से उलझी हुई थी और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखों को खोला और रूहानी की तरफ देखने लगा, जो बिल्कुल शांत थी। अब एहसास को रियलाइज़ हुआ कि उसने किस तरह से रूहानी का हाथ थामा हुआ है। वो उसका हाथ छोड़ने ही वाला था कि डॉक्टर ने अब एक और इंजेक्शन रूहानी को लगाया। जैसे ही एक बार फिर से रूहानी को वो सुई लगी, एहसास ने उसके हाथ पर अपना हाथ और ज़्यादा कस दिया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, वेरी गुड, आप तो बहुत ब्रेव निकली। दोनों इंजेक्शन आपने बहुत अच्छे से लगवाए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रूहानी अपनी आंखें और खोली डॉक्टर की बात सुनकर रूहानी ने अपनी आंखें खोली और कलाई की तरफ देखने लगी। शायद उसने पहली बार इतनी शांति से इंजेक्शन लगवाए थे। एहसास ने भी तुरंत अपना हाथ रूहानी के हाथ से हटा लिया। रूहानी धीमे से बोली, अब और इंजेक्शन तो नहीं लगने ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना सिरनामे हिला दिया। रूहानी अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। एहसास भी जाने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने पहली बार किसी पेशेंट को नहीं बल्कि पेशेंट के साथ आए इंसान को इंजेक्शन से डरते हुए देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे इंजेक्शन रूहानी को लग रहे थे, लेकिन दर्द आपको हो रहा था मिस्टर अरोड़ा। डॉक्टर की बात पर एहसास बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर, और खबरदार अगर आपने इस बारे में घर पर कुछ कहा तो शी इज़ नॉट द वन, सो आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूज़न। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा था मिस्टर अरोड़ा, और इस बारे में आपकी दादी को बताना तो बनता है। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठे और अगले ही पल उन्होंने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया। वहीं दूसरी तरफ एहसास डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला और इधर उधर रूहानी को देखने लगा। सामने ही वो उसे नज़र आई, जो अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। एहसास जल्दी से उसके पास आया और बोला, ऑफिस चलें या फिर तुम्हें आज की छुट्टी चाहिए? रूहानी ने झट से अपना सिरनामे हिला दिया। वो अपनी सैलरी बिल्कुल नहीं कटवाना चाहती थी। एहसास एक बार फिर बोला, तो जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, मुझे देरी हो रही है। रूहानी निष्कर्ष को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन नीचे किया और बोली, मैं गाड़ी में बैठकर ही निष्कर्ष से बात कर लूँगी। ये बोलकर वो भी एहसास के पीछे पीछे आई। रूहानी आकर गाड़ी में बैठी तो एहसास ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी गाड़ी स्टार्ट हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि रूहानी ने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया और उसे अपने कान से लगा लिया। जो नंबर उसने डायल किया था वो स्विच ऑफ था, जो एहसास को भी साफ सुनाई दिया। लेकिन रूहानी अपने ही एहसासों की दुनिया में खोई हुई फ़ोन पर बात करने लगी। एहसास एकदम हैरान रह गया। उसने एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगाए, जिससे रूहानी के हाथ से फ़ोन गिर गया। एहसास चौंकते हुए रूहानी को देख रहा था। उसने वो स्विच ऑफ वाली टोन अच्छे से सुनी थी। फ़ोन से आवाज़ बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन रूहानी का हेलो कहना और कैसे हैं आप निष्कर्ष ये कहना उसे एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। लेकिन अब उसने खुद को संभाला और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा फ़ोन उठा देता हूँ। ये बोलकर वो नीचे की तरफ झुका। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने तुरंत लॉक बटन प्रेस किया। फ़ोन पर कोई भी कॉल नहीं मिला हुआ था। उसने वो फ़ोन वापस रूहानी को दे दिया। रूहानी धीमे से बोली, थैंक यू। ये बोलकर उसने फिर से फ़ोन कान पर लगा लिया और निष्कर्ष से बात करने लगी। वो उसे अपनी चोट के बारे में बता रही थी और इस तरह से बात कर रही थी जैसे सामने से निष्कर्ष उसे ध्यान रखने के लिए बोल रहा हो।
एहसास गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, वो बस चुपचाप रूहानी की बातें सुन रहा था। उसे फ़िलहाल अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। तकरीबन 2 मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद रूहानी ने अपना फ़ोन अपने कान से हटाया और एहसास की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सर, गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना, हमें ऑफिस जाना है ना। एहसास धीमे से बोला, मुझे लगता है आज तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए रूहानी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सर, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वही बहुत है, अब प्लीज़ आप मुझे ऑफिस ले चलिए ना। उसकी बात पर एहसास कुछ बोल ही नहीं पाया और उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी भी उसके होश उड़े हुए थे। एहसास ने गाड़ी स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसके होश उड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब वो फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर रही थी तो वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही थी कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। क्या वो उसे ये दिखाना चाहती है कि हाँ वो किसी से बात कर रही है, ताकि एहसास उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे, लाइक जैसे नॉर्मली लड़कियां करती हैं जब कैब से इधर उधर जाती हैं तो फ़ोन पर बात करने का ड्रामा करती हैं ताकि ड्राइवर थोड़ा सतर्क रहे। पर यहाँ तो उस चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए एहसास रूहानी के बिहेवियर के बारे में सोच रहा था और उसे पता भी नहीं चला कब वो लोग वापस कंपनी में भी पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रूहानी गाड़ी से बाहर निकली और फिर रुक कर एहसास की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, वैसे आप इस कंपनी के ओनर हैं और एक मैं मामूली सी एम्प्लॉई। हाँ मैं जानती हूँ मैंने आपकी मॉम की हेल्प की, लेकिन उसके बदले में आपने भी मेरी बहुत हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ रही बात शर्ट की, तो प्लीज़ आप मुझे मेरी शर्ट दे दीजिए जो मैं कल आपकी गाड़ी में भूल गई। उसकी बात सुनकर एहसास एकदम से होश में आया। वो अभी तक रूहानी की बातों में ही खोया हुआ था। उसकी नज़र बैक सीट पर पड़े हुए बैग पर गई जिसमें वो शर्ट थी। वो उसे रूहानी को देनी थी। रूहानी की नज़रें उस बैग पर टिकी हुई थी। उसने आगे बैठे हुए पीछे रखे हुए उस बैग को देख लिया था, लेकिन वो यूं ही उस बैग को उठा नहीं सकती थी, इसलिए एहसास का इंतज़ार कर रही थी कि वो उसे वो बैग उठा कर दे। पर अचानक ही एहसास बोला, एक्चुअली ये बैग वो शर्ट वाला बैग नहीं है, ये बैग कोई और है। तुम्हारी शर्ट मेरे घर पर रखी है, मुझे लगा वो मेरी शर्ट है, इसलिए मैं वो बैग उठा कर ले गया था, लेकिन जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें तुम्हारी वाली शर्ट थी। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो मैं वो शर्ट नहीं लेकर आया, पर कल मैं तुम्हें पक्का वो शर्ट ला दूंगा। उसकी बात सुनकर रूहानी का चेहरा मायूस हो गया। आज वो एक बार फिर से निष्कर्ष को वो शर्ट गिफ्ट नहीं कर पाएगी, ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, पर कल प्लीज़ आप मुझे याद से वो शर्ट ला दीजिएगा। एहसास ने अपना सिर हिलाया। रूहानी तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जबकि एहसास अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा था। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा और बोला, क्यों ये लड़की मुझे एक मिस्टी की तरह लग रही है। लोगों का इसे पागल कहना, नहीं लड़की पागल तो नहीं हो सकती। कितनी ब्रेवरी से इसने मेरी मॉम की हेल्प की, और इसकी बातें, ओ गॉड, क्यों मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस लिया और फिर गाड़ी से बाहर निकला। उसने चाबी वहाँ खड़े एक गार्ड की तरफ फेंक दी ताकि वो खुद से गाड़ी पार कर सके। अगले ही पल वो लिफ्ट एरिया की तरफ आया, लेकिन लिफ्ट नीचे ही रुकी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि रूहानी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई है। एहसास भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और खुद से बोला, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर क्यों जा रहा हूँ, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर टॉप फ्लोर पर जाऊँगा, मेरा दिमाग खराब है क्या। बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो लिफ्ट के अंदर आया और फिर अगले कुछ सेकंड में ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंच गया था। वो रूहानी के पीछे नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब रूहानी उसके दिमाग से निकल गई। रूहानी अभी भी उसके दिमाग में ही थी और अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो रूहानी से दूर भाग रहा था, लेकिन चाह कर भी वो खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। और अब उसे करीब से समझने के लिए एहसास ने अपने केबिन में आते ही मनोज जी को बुलाया। मनोज जी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के मैनेजर थे। तकरीबन 2 मिनट बाद ही मनोज जी एहसास के सामने खड़े थे।
एहसास उन्हें देखते हुए बोला, मैंने आपसे जो मंगवाया था आप ले आए? उसकी बात सुनकर मनोज जी ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल एहसास के सामने रख दी। एहसास ने अपने हाथों में वो फाइल, जो कि रूहानी के डॉक्यूमेंट थे, जिसमें उसका बायोडाटा और बाकी सब चीज़ें थी, जैसे कि उसके सर्टिफिकेट वगैरह। अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से रूहानी अनमैरिड थी, उसकी शादी हुई ही नहीं तो शादी सर्टिफिकेट हो भी कैसे सकती थी। उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एहसास के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। अगले ही पल उसने मनोज जी की तरफ देखा और बोला, रूहानी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो कहीं से भी क्लीनिंग स्टाफ की जॉब डिज़र्व नहीं करती, और वैसे भी मेरी पर्सनल असिस्टेंट को मैंने 2 दिन पहले ही इस कंपनी से बाहर निकाला है, तो वो पोस्ट खाली है। आप रूहानी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो आज से मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। आई होप उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो पहले उससे इस फाइल पर साइन करवा लीजिएगा, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम मैं खुद देख लूँगा। ये बोलते हुए एहसास ने अपनी तरफ से एक फाइल मनोज जी की तरफ बढ़ा दी। मनोज जी ने जैसे ही उस फाइल को खोल कर देखा, वो हैरान रह गए। उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि रूहानी उस फाइल पर साइन करने के बाद 1 साल तक एहसास की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब को नहीं छोड़ सकती। मनोज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए, और जैसे ही उसने एहसास से कुछ पूछना चाहा, एहसास तुरंत बोला, डू यू रियली थिंक कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे कोई सवाल कर सकते हो? उसकी बात सुनकर ही मनोज जी ने अपना चेहरा झुका लिया था और ओके बॉस कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राहुल एहसास के केबिन में आया और बोला, आपने मुझे बुलाया सर? एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए जिस पर्सनल असिस्टेंट को फाइनल कर दिया गया था उसे कैंसिल कर दो। राहुल हैरानी से बोला, लेकिन क्यों सर? उसके सवाल पर एहसास ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। अगले ही पल राहुल जल्दी से बोला, ओके ओके सर, मैं अभी उनका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल करवा देता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो केबिन से बाहर निकला उससे पहले ही एहसास बोला, पर्सनल असिस्टेंट वाला केबिन रेडी करवा देना। राहुल ने अब और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देखा। जब पर्सनल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग को कैंसिल कर दिया गया था तो भला केबिन रेडी करवाने का क्या मतलब? लेकिन एहसास के एक्सप्रेशंस देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि अगर गलती से भी उसने कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी क्लास लग जाएगी। इसलिए वो चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद एहसास ने अपना सिर पीछे सीट से टिकाया और रूहानी के बारे में सोचते हुए बोला, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मेरे दिमाग में हिट करती है, और तुम उन रेयर चीज़ों में से एक हो। मेरे दिमाग में हिट तो तुम कर रही हो, और जब तक मैं तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और हिस्ट्री भी यही कहती है कि अगर किसी इंसान के बारे में सब कुछ जानना हो तो पहले उसे अपने करीब लाओ। सो हियर यू आर माई पर्सनल असिस्टेंट मिसेज रूहानी वर्मा। एक्चुअली मिसेज रूहानी वर्मा नहीं, मिस रूहानी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। उसने अब सामने टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप ऑन किया और उस पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की क्लीनिंग एरिया की फुटेज ऑन की, जो कि लाइव थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। रूहानी को साफ साफ मना किया गया था कि उसे अपने हाथ को पानी में नहीं डालना और ना ही कोई काम करना है, लेकिन फिर भी रूहानी ऑफिस में आते ही अपने काम पर लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी इस वक्त अपने डिपार्टमेंट में थी और अपना काम कर रही थी। उसके हाथ में कुछ गीले कपड़े थे जो वो ड्रावर में डाल रही थी। मतलब साफ था कि अभी अभी उसने उन कपड़ों को धोया था। तभी मनोज जी उसके सामने आकर खड़े हुए और उसे देखते हुए बोले, तुम्हारे लिए बोनस रेडी किया गया है रूहानी, लेकिन उसे क्रेडिट करने के लिए मुझे तुम्हारे साइन की ज़रूरत होगी। बोनस का सुनकर ही रूहानी का चेहरा खिल गया था। उसने जल्दी से टॉवेल से अपने हाथों को साफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, ओके सर, आप मुझे बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं। मनोज जी के चेहरे पर बड़े ही अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो रूहानी से धोखे से वो पेपर साइन करवाना उन्हें भी अजीब लग रहा था, लेकिन फिलहाल उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने रूहानी के सामने वो फाइल रखी तो रूहानी ने झट से उन पर साइन कर दिए। अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोली,
मुझे ये बोनस कब तक मिल जाएगा सर? मनोज जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें जल्द बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम्हें मेरे साथ ऊपर सर के केबिन में चलना होगा। वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। रूहानी ने जब उनकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो खुद से ही बोली, अब सर को मुझसे क्या बात करनी है? उन्होंने मेरी जो हेल्प की उसके लिए मैंने थैंक यू तो बोल दिया, और वो मुझे शर्ट तो कल देने वाले हैं, तो अब उन्हें क्या बात करनी होगी? खैर, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ये काम फिनिश। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोज जी बोले, फिलहाल के लिए तुम ये सब रहने दो, ये सब बाद में होता रहेगा। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो, वरना सर को गुस्सा आ जाएगा। उन दोनों की बातें एहसास को साफ सुनाई दे रही थी। रूहानी ने अपना सिर हिलाया और मनोज जी के साथ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बाहर निकल गई तो एहसास ने एक बार फिर से अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया। 5 मिनट बाद ही रूहानी मनोज जी के साथ एहसास के केबिन के दरवाजे पर आई, लेकिन जैसे ही रूहानी अंदर की तरफ आई, केबिन का दरवाज़ा बंद हो गया। उसने पलट कर देखा जहाँ से मनोज जी गायब हो चुके थे। अकेले एहसास के केबिन में इस तरह से आना रूहानी को अजीब लग रहा था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आपने मुझे बुलाया सर? उसके सवाल पर एहसास अपनी चेयर से उठा और रूहानी के करीब आने लगा। रूहानी की धड़कनें तेज होने लगी थी, वो हल्की हल्की कांपने लगी थी। एहसास उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? रूहानी उसके सवाल पर सोचने लगी। अगले ही पल उसे याद आया कि डॉक्टर ने उसे काम करने से मना किया था और हाथ पानी में डालने से मना किया था, लेकिन रूहानी ने ये दोनों चीज़ें ही इग्नोर कर दी। एहसास उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, आई होप तुम्हें डॉक्टर की बातें याद आ गई। रूहानी झट से बोली, मुझे डॉक्टर की बातें अच्छे से याद है सर, लेकिन आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर आपको कुछ और कहना है तो बताइए, वरना मैं जाऊँ, मुझे और भी बहुत काम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास ने उसकी कलाई पकड़ ली, वही कलाई जहाँ उसके हाथ में वो चोट लगी थी। उसने उस हाथ को हल्का सा ऊपर को उठाया तो रूहानी अब और भी ज़्यादा कांपने लगी। उसका गला सूखने लगा था। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मैरिड हो ना? रूहानी उसके सवाल पर हैरान होते हुए बोली, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि मैं मैरिड हूँ। आपको मेरे माथे पर लगा हुआ सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा क्या? उसकी बात सुनकर एहसास ने एक नज़र उसके माथे पर डाली, जहाँ पर सिंदूर के नाम पर कुछ भी नहीं था, और गले में एक गोल्ड चैन जरूर थी, लेकिन वो मंगलसूत्र नहीं थी। शायद वो चैन रूहानी को मंगलसूत्र लगती थी। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या बताया था तुमने? रूहानी कांपती हुई आवाज़ में बोली, निष्कर्ष वर्मा। एहसास ने एक बार फिर से पूछा, और निष्कर्ष वर्मा किस कंपनी में जॉब करता है? रूहानी गुस्से से बोली, आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लेना देना कि मेरे हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं? आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि मैं मैरिड हूँ या नहीं? आप मुझसे ये सारे पर्सनल सवाल नहीं कर सकते। आप मेरे बॉस ज़रूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी के मालिक को इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए कि उसकी कंपनी में क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की का पति किस कंपनी में जॉब करता है और किस कंपनी में नहीं। जैसे ही उसने कहा, एहसास ने उसकी जो कलाई नॉर्मल पकड़ी हुई थी उस पर अपनी पकड़ कस दी और अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूहानी का दूसरा हाथ सीधा एहसास के सीने पर आया और एहसास उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, किसने कहा तुमसे कि तुम अब सिर्फ क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लाई हो? तुम एहसास अरोड़ा की पर्सनल असिस्टेंट हो, और एहसास अरोड़ा तो अपने दुश्मनों की भी पूरी खबर रखता है। तुम तो फिर भी उसकी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी रूहानी पर बेहद गहरी थी। वो झट से बोली, क्या मतलब है आपका? और आपकी पर्सनल असिस्टेंट? नहीं, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ की जॉब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास बोला, तुम पहले बेशक से क्लीनिंग स्टाफ की जॉब करती थी, लेकिन अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो।
रूहानी गुस्से से बोली, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनना, मुझे अपनी जॉब करनी है। मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए। एहसास मुस्कुराया और बोला, सॉरी मिस रूहानी, लेकिन फ़िलहाल आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रूहानी एक बार फिर से गुस्से में बोली, मिस नहीं, मिसेस रूहानी कहिए, मिसेस रूहानी वर्मा। उसकी इस बात पर एहसास ने कुछ नहीं कहा, वो बस कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। अभी उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो वो लोगों से सुन रहा है और जो उसे रूहानी में दिखाई दे रहा है वो सच है। वो बस यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूहानी दूसरों को पागल बना रही हो। इसलिए वो उसके साथ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग देखे थे जो झूठों के पहाड़ पर चढ़कर दूसरों से सिंपैथी हासिल करते हैं। एहसास कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हमें अभी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग के लिए जाना है। अभी तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। तुम्हारा केबिन रेडी कर दिया गया है, जाओ और जाकर आज से ही अपना काम शुरू करो। रूहानी, जो अब तक खुद को कंट्रोल कर रही थी, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप उस शर्ट वाली बात को लेकर गुस्सा हैं, जब मैंने आपको एटीट्यूड दिखाया, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अगर आप कहें तो मैं स्टोर वाले के सामने भी आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे मेरी जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकती, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एहसास, जो अभी तक थोड़ा हार्ड बिहेव कर रहा था, अब उसके आंसुओं से उसे भी कुछ कुछ होने लगा। लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वो थोड़ा एटीट्यूड से बोला, मैंने आपको पहले भी कहा है मिस रूहानी कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये जॉब छोड़ना चाहती भी हैं तो भी ये जॉब नहीं छोड़ सकती। आपने 1 साल के लिए इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 1 साल के लिए आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करनी ही होगी। रूहानी हैरानी से बोली, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जैसे ही उसने कहा, एहसास ने टेबल पर रखी हुई फाइल उठाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप इसे अपने साथ ले जाइए, ये कॉपी फाइल है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जब दिल को तसल्ली हो जाए तो इसे रिटर्न कर दीजिएगा। अगर ना भी रिटर्न करेंगी तो भी चलेगा, ओरिजिनल फाइल मेरे पास है। नाउ यू कैन गो। लेफ्ट साइड में आपको आपका केबिन मिल जाएगा। ये बोलकर एहसास अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और रूहानी अपने हाथों में पकड़ी हुई उस फाइल को खोलकर देखने लगी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। ये वही फाइल थी जिस पर कुछ वक्त पहले ही मनोज जी ने उसके सिग्नेचर लिए थे, ये बोल कर कि उसे बोनस दिया जाएगा। रूहानी की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहना शुरू हो गए थे। वो उस फाइल पर गिर रहे थे। एहसास, जो अपनी चेयर पर बैठा उसे देख रहा था, उसके आंसुओं को देखकर उसे एक बार फिर से बेचैनी सी महसूस होने लगी। रूहानी ने उस फाइल को बंद किया और एहसास की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो सुना था कि भगवान के बनाए हुए सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सबके पास एक एक दिल होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों के पास दिल नहीं होता है। भगवान झूठ है या इंसान, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, और आप उन बुरे लोगों में से हो सर। ये बोलकर उसने अपने आंसू को साफ किया और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। एहसास, जो पहले ही उसके आंसुओं से बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे ही उसने रूहानी की बातें सुनी वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरह का कुछ किया जाता तो वो गुस्से से रिएक्ट करती, लेकिन रूहानी तो चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। उसका रोना कहीं से भी फेक नहीं लग रहा था। एहसास ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें क्लीनिंग स्टाफ से मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली है तो इट मीन्स तुम्हारी सैलरी में भी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होगा। सैलरी डबल से भी डबल हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आंसू सिर्फ दिखावे के हैं, एक्चुअल में तो तुम खुशी हो रही होगी कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो ये सब चीज़ सोचना भी ना चाहता हो। लेकिन आजकल की दुनियादारी में किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सोच उसके आड़े आ रही थी।
उसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और अपनी पर्सनल असिस्टेंट के केबिन की फुटेज ऑन की, जिसमें फ़िलहाल उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि रूहानी अपना सामान लेने के लिए नीचे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में गई थी। उसका पर्स वहाँ रखा था। वो अपना पर्स लेकर अपने केबिन में आई। केबिन में आते ही उसने सबसे पहले अपने पर्स में से छोटी सी गणपति बप्पा की मूर्ति बाहर निकाली और उसे अपने टेबल पर सजा दिया। अगले ही पल उसने अपना सिर उनके सामने झुकाया और अपनी चेयर पर बैठ गई, लेकिन फ़िलहाल वो कोई काम नहीं कर रही थी, बस अपनी नज़रें इधर से उधर घुमा रही थी। उसने कुछ पल बाद अपने हाथ में फ़ोन लिया और एक बार फिर से उस नंबर को डायल किया जहां पर वो हमेशा फ़ोन मिलाती थी। पहले स्विच ऑफ की टोन बजी और फिर रूहानी अपनी ही बातें करने लगी। एहसास उसके बातों को सुन सकता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने से किसी की आवाज़ फ़ोन पर आ रही है या नहीं। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी थी। वो जानना चाहता था कि सच में रूहानी किसी से बात कर रही है या नहीं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे रूहानी को फ़ोन पर बात करते हुए, और अब उसने अपना फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। एहसास कुछ सोच रहा था। 2-3 मिनट बाद उसने सामने टेबल पर रखी हुई बेल बजाई तो रूहानी के केबिन में वो बेल बजी। रूहानी एकदम से डर गई, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ आई। बाहर आकर उसे राहुल मिला। उसने राहुल से बेल के बारे में पूछा तो राहुल ने बताया कि ये बेल तब तब बजेगी जब जब एहसास उसे अपने केबिन में बुलाना चाहेगा। डरी सहमी सी रूहानी एक बार फिर से अपने केबिन में आई, लेकिन उसके पास उसका फ़ोन नहीं था। एहसास ने उसे अपने केबिन में बुलाया था ताकि वो उसके फ़ोन पर चेक कर सके कि वो किसी से बात कर भी रही है या नहीं। रूहानी उसके सामने खड़ी होकर अपना सिर झुकाए हुए बोली, आपने मुझे बुलाया सर? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत मायूस थी। एक पल के लिए तो एहसास का दिल धक सा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रूहानी से क्या कहे। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम अपनी इस जॉब से खुश हो या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें खुश होना चाहिए। जहाँ पर तुम्हें सिर्फ 35 के मिलते थे, तुम्हें पूरे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या तुम अपनी सैलरी बढ़ने से खुश नहीं हो? रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, और अगर मुझे ये 1.5 लाख चाहिए ही नहीं हो तो? मुझे जितना मिल रहा था मेरा गुजारा उसमें बहुत अच्छे से हो रहा है सर। मुझे ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं है। बेशक से आप मेरे 35 के में से 5 के कम कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी पहली वाली जॉब दे दीजिए। उसकी मासूमियत से भरी बात सुनकर एहसास को सच में लगने लगा था कि रूहानी कोई खेल नहीं खेल रही, वरना वो अपनी सैलरी के पैसे कम करने को क्यों बोलती। लेकिन क्यों कोई इस मतलब की दुनिया में अच्छी खासी जॉब को ठुकराएगा, ये सवाल भी उसके दिमाग में हिट कर रहा था। वो थोड़ा सख्त होकर बोला, अगर तुमने ये जॉब नहीं की तो तुम्हें मेरी कंपनी को पूरे 50 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं तो तुम मुझे दे सकती हो। उसके बाद तुम फ्री हो किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो तुम्हें 1 साल मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करनी ही होगी। नाउ डिसीजन इज़ योर, व्हाट यू वांट। रूहानी बड़ी ही मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं क्या यहाँ पर जॉब कर रही होती? मुझे नहीं पता आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप सच में बुरे हैं सर। ये बोलकर वो केबिन से बाहर चली गई और एहसास बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। जितनी मासूमियत से वो अपनी बात कहकर गई उसे सच में बहुत क्यूट लगा। एहसास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अब एक बार फिर से उसका दिमाग ठनकने लगा था, ये सोचकर कि वो कैसे पता लगाए कि रूहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी या नहीं। जब उसने कार में फ़ोन पर बात की तो उसके सामने एहसास था। हो सकता है कि उसने उसे दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया हो, लेकिन अगर आपने केबिन में ऐसे फ़ोन पर बात कर रही है, मतलब किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रही। इसलिए एहसास जानना चाहता था कि रूहानी सच में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी या नहीं। तकरीबन 10-15 मिनट बीत गए। एहसास लगातार अपने लैपटॉप से रूहानी को देख रहा था। रूहानी ने अपना सिर टेबल पर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो टेबल पर यूं ही सिर रखे हुए सो गई है। कुछ सोचते हुए एहसास तुरंत अपनी जगह से उठा और अगले ही पल रूहानी के केबिन में आया।
उसके कदम बेहद धीमे थे ताकि रूहानी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए और वो उठ ना जाए। एहसास ने उसके पास आकर रूहानी का फ़ोन अनलॉक किया। रूहानी के फ़ोन में ना ही पासवर्ड लगा हुआ था और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। ये देखकर ही एहसास हैरान था कि कोई ऐसे कैसे अपना फ़ोन बिना पासवर्ड के छोड़ सकता है। उसने जल्दी से कॉल हिस्ट्री चेक की तो कॉल हिस्ट्री में कॉल तो थी, लेकिन कॉल ड्यूरेशन 0 सेकंड था। मतलब साफ था कि रूहानी फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर रही थी। एहसास का दिल धक सा रह गया। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने तब सुनी जब रूहानी फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निष्कर्ष, आप मेरी टेंशन क्यों लेते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, आपने खाना खाया या नहीं? अगर आज भी आप भरा हुआ टिफ़िन वापस ले आए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं निष्कर्ष। क्यों आप अपना ख्याल नहीं रखते? कितने प्यार से मैं आपके लिए टिफ़िन पैक करती हूँ और आप हैं कि कुछ खाते नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बॉस के साथ जाना है। एहसास का दिमाग घूम चुका था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और रूहानी की तरफ देखने लगा, जो अभी भी टेबल पर सिर रखे आराम से सोए जा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो तुम रूहानी? क्यों तुम इस तरह से बिहेव करती हो? ये बोलते हुए वो रूहानी की बाकी बातों को याद कर रहा था। बिना मांग में सिंदूर लगे ये समझना कि उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। बिना गले में मंगलसूत्र पहने ये कहना कि उसने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। उसके पड़ोसियों का, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का उसे पागल कहना, उसका हद दर्जे का मासूम होना, एक एक चीज़ एहसास को हिट कर रही थी। तभी रूहानी हल्का सा कसमसाई और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलकर एहसास को देखा, वो एकदम से चौंक गई। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी और बोली, आप यहाँ पर सर? एहसास कुछ बोलता उससे पहले ही रूहानी बोली, हाँ आपने तो कहा था कि हमें एक मीटिंग पर जाना है, पर पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन आइंदा मैं ऐसे नहीं सोऊंगी। फिर प्लीज़ मुझसे 50 लाख रुपए मत मांगना, मेरे पास नहीं है। उसकी बात सुनकर एहसास कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस रूहानी की मासूमियत और उसके चेहरे को देख रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों रूहानी को गलत समझा। अब रूहानी के बारे में जानने के लिए वो और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि आखिर रूहानी अगर ऐसी है तो है क्यों। रूहानी एक बार फिर से बोली, क्या हम अब मीटिंग के लिए जा सकते हैं सर? एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूहानी को क्या जवाब दे। उसे अपनी सांसें तक भारी होती हुई महसूस हो रही थी। अचानक ही उसने सवाल कर लिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रूहानी कि तुम मैरिड हो जबकि तुम तो मैरिड नहीं हो ना? उसका सवाल सुनकर रूहानी एकदम से चौंक गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।